हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, वो भी जो पीछे के कुछ जो फार्मूले थे उस पर छूटा हुआ जो न्यूमेरिकल है उसको आज इसमें पूरा करेंगे। और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो फार्मूला है उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पतले प्रिज्म के लिए जो फार्मूला आया था उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके उसको देखते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल का जो प्योर न्यूमेरिकल का जो वीडियो होता है वो ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, केवल थ्योरी वाले वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं। फिर भी बनाना ज़रूरी है क्योंकि अधूरा सा लगता है, जैसे ऐसा लगता है कि कंप्लीट नहीं है, इसलिए हर फार्मूले पे एक दो सवाल लगा देना ज़रूरी है। चलिए, जैसे मैं इसका सवाल एक लेता हूँ, अच्छा सवाल है। पंद्रह सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, जैसे पहला सवाल है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए, कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए, इसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। ठीक है, ये सवाल है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। जो 3 गुना दिया है हमने बताया था वो एम की वैल्यू दी, जो 3 गुना दिया है वो क्या दिया है, वो एम की वैल्यू है। तो 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके तो दो कंडीशन इसमें हो सकती है। पहला कि काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो दो स्थितियां यहाँ पे संभव हो सकती हैं। तो लेंस की फोकल दूरी क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हल में, लेंस की फोकस दूरी जो हमारी एफ है 15 सेमी, क्योंकि उत्तल लेंस है। और कहा कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, से कितनी दूरी पर आने, यानी वस्तु की दूरी हमें पता करना है। वस्तु की दूरी वो यू हमें पता करना है, जो नहीं मालूम है। ठीक है, और यहाँ पे हम दो स्थितियां लेंगे। पहला वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, पहली कंडीशन है वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनता है तो के लिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम क्या है, -3, 3 गुना है तो -3 है। तो यू हमको पता करना है, यफ हमें दिया है और यफ हमें दिया है। ठीक है ना, तो हम लेंस के लिए हम सूत्र जानते हैं, सूत्र यम बराबर होता है वी बटे यू। तो यहां से v बराबर हो जाएगी यम यू। तो चूंकि यम की वैल्यू यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए -3 यू है। ठीक है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो वाला सूत्र लगाते हैं लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र 1/f यू से। तो ये 1/15 हो जाएगा, 1 ये v -3u है और ये u है। u को कोई चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि जो है हमारा वो मालूम नहीं है, इसलिए u को कोई चिन्ह हम लोग
नहीं देंगे। तो यहाँ से क्या है कि इसे क्या करते हैं वन, अब इसे हल करेंगे। 3u क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम कट जाएगा, 3u कट जाएगा, -1 यहाँ से u कट जाएगा, -3 यानी -4/3u। यानी अब यहाँ पे हमें 1/15 बराबर आ जाएगा -4/3u, यानी कि 3u बराबर -60। तो u बराबर -60 बराबर 3, 20 3 60 यानी -20 सेमी। वास्तविक माइनस क्या है, माइनस बता रहा है कि वस्तु की दूरी जो है -20 सेमी होती है। बाईं ओर होगी, इस स्थिति में वस्तु लेंस से बाईं ओर होगी, 20 सेमी पर दूरी पर होगी, है ना। अब अगर मान लेते हैं कि प्रतिबिंब, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपकी मर्जी है तो लेना है तो ले लीजिए। अब हम अगर आभासी प्रतिबिंब की बात करें, चलिए इसको मिटा दें। यह हमारा दिया है +15 सेंटीमीटर, और दूसरी कंडीशन है आभासी प्रतिबिंब के लिए m बराबर हो जाएगा +3, m बराबर होता है b/u, तो +3b/u यानी v बराबर हो जाएगा +3। तो सूत्र 1/f b - u से 1/15, ये है +3u - 1/u, 3u हो जाएगा 1 -3 यानी कि -2, 3u। यहाँ से हो जाएगा आपका 3u बराबर -30, u बराबर -10 सेंटीमीटर। इस केस में वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए है, इसीलिए कोई ध्यान नहीं देता है। तो चलिए अब हम जो है लेंस की क्षमता और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पर सवाल लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग लेंस की क्षमता पे सवाल देखते हैं, है ना। हालांकि सवालों की कमी नहीं है, आप लगाते रहिए। जैसे दूसरा सवाल है, +10 डायोप्टर +10d तथा -10d क्षमता वाले दो पतले लेंस, क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, संपर्क में रखें। इस संयोग की क्षमता तथा फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस संयोग की क्षमता, संयोग की क्षमता, फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्षमता जो है, मान लीजिए P1 क्या है +10d है, P2 क्या है -10d है। अब संपर्क में रखे हैं, एक इसका मतलब है एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो माइनस होती है और उत्तल लेंस की प्लस होती है। तो संयुक्त क्षमता जो है ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप संयुक्त क्षमता जानते हैं क्या होती है, P बराबर होगा P1 + P2। तो
ये +10 और ये -10 होगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। क्षमता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो संयुक्त लेंस की जब क्षमता 0 है तो संयुक्त लेंस की फोकल दूरी क्या हो जाएगी अनंत। तो संयुक्त लेंस की फोकल दूरी F बराबर 1/P यानी 0 अनंत हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा सवाल था जैसा कि आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए, तो अब हम जो है एक दूसरा सवाल लगाते हैं, तीसरा। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के युग्म की फोकस दूरी, युग्म की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, यदि इनमें से एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो दूसरे लेंस की क्षमता क्या होगी। तो दूसरे लेंस की क्षमता क्या होगी, तो दूसरे लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, हमें दूसरे लेंस की क्षमता पूछा है यहाँ, यानी हमें तब दूसरे लेंस की फोकल दूरी निकालना होगा। तो दो पतले लेंसों के युग्म की फोकल दूरी 80 है, यानी कि ये हमको दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अब प्लस में ही है, कोई दिया नहीं है कि वो कैसा है। यदि इनमें से एक लेंस की फोकस दूरी, यानी अगर F1 क्या है 20 सेमी है, तो दूसरे लेंस की क्षमता क्या होगी। तो अगर हमें F2 भी और P2 भी निकालना, तो हम सूत्र संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का लगाएंगे। ठीक है, युग्म की फोकस दूरी। ठीक, तो अब इसमें ये नहीं बताया है कि कौन सा है, मतलब दोनों अवतल है कि दोनों उत्तल, ये बताया नहीं था। दोनों उत्तल ही मान सकते हैं। तो हमें 1/F2 चाहिए, तो 1/F माइनस 1/F1, तो ये 1/80 माइनस 1/20, 80 है, कट जाएगा 1, 20 चौक को 80, यानी -3/80। ठीक, यानी कि F2 अगर हम देखा जाए तो -80/3, -80/3, यानी कि ये माइनस आ रहा है फोकस दूरी, तो इसका मतलब ये अवतल लेंस होगा। दूसरा वाला क्या है अवतल लेंस है। क्षमता मतलब हमको अगर P2 चाहिए तो 100/F2 हो सकता है। अगर सेमी की बात करें तो F2 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो 100, और ये है माइनस में है 80/3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 300 माइनस 80, तो P2 हो जाएगा -30/8। अब इसको काट के छोटा करें या इसे रहने दें इसी पर, है ना। तो आप भाग दे करके दे सकते हैं। इसका मतलब दूसरा लेंस अवतल होगा और उसकी क्षमता भी माइनस होगी। ठीक, चलिए, ये भी सवाल हल हो गया। ठीक, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं।
एनसीईआरटी की किताब का ये सवाल है। अब है किसी 30 सेमी फोकस दूरी के, किसी 30 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे, उत्तल लेंस के संपर्क में रखे, उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेमी फोकस दूरी के, 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से, अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? ठीक। फिर पूछा है कि यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी। यह तंत्र अभिसारी है या अपसारी, यानी पतले लेंस की बात कर रहे हैं। लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए, लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए, लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए। अब पता चल जाएगा कि हमारा सूत्र क्या है। कह रहा है कि 21 सेमी फोकस दूरी उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेमी फोकस अवतल लेंस है। तो चलिए देखिए हल क्या देखते हैं। F1 मान लीजिए प्लस 30 सेमी और F2 है माइनस 20 सेमी की उसकी फोकस दूरी, और संयुक्त फोकस दूरी जो है ये है। तो सूत्र ये हमने पढ़ा हुआ है और इसमें सारी चीजें चिन्ह के साथ रखना। 30 माइनस 1/20, 30 20 60 होगा। 30 दूना 60 माइनस 20 3 60 मान 1/60। संयुक्त फोकस दूरी माइनस 60 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि यह लेंस अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः यह अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, यह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो आप इस तरह के बहुत और भी सारे सवाल इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अच्छा एक सवाल और देख लेते हैं, इसका अच्छा है, मैं लगता है किताब का एग्जाम्पल होगा। बढ़िया सवाल लग रहा है। चित्र बनाया हुआ है। लिखा है कि चित्र में 3 लेंसों का संयोजन दिखाया गया है।
चित्र में 3 लेंसों का संयोजन दिखाया गया है। बिंदु O पर स्थित वस्तु की स्थिति दिखाई गई है। बिंदु O पर स्थित वस्तु की स्थिति दिखाई गई है। बिंदु O पर स्थित वस्तु की स्थिति दिखाई गई है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब स्थिति ऐसे दिखाई गई है। ये उत्तल लेंस है, इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक अवतल लेंस है, समतल अवतल। फिर उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर फिर एक उत्तल लेंस। ये इनका मुख्य अक्ष है। वस्तु यहाँ पे रखी गई है, जो इससे जो है 30 सेमी दूरी पर है। ये इसे 5 सेंटीमीटर पे है और ये इसे 10 सेंटीमीटर। फिगर में दिया है, पहला ये प्लस 10 सेमी है, इसका ये माइनस 10 सेमी है और इसका है बराबर प्लस 30 सेंटीमीटर। तीनों का संयोजन से बना है। अब देखिए, उस वस्तु का प्रतिबिंब पहले लेंस द्वारा जहां भी बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। फिर दूसरे लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो तीसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। संयोजन में ये देखा जाता है। तो पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए सूत्र से लिखेंगे, पहले लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए सूत्र 1/v-1/u। अब देखिए, पहले लेंस की बात अगर करें तो फोकल दूरी 10 है ना, और v की वैल्यू कितनी है वो तो मालूम करना, और u की वैल्यू -30 है। तो v1, v2, v3 जिस तरह से नाम रखना और रख दीजिए। तो चलिए, ये हम मान लीजिए f1 है, ये है, तो चलिए ये आता है 1/10, इसे हमें मालूम करना है, और ये आएगा -30, तो ये हो जाएगा प्लस, तो उधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो v1, ये उधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, 10 या 30, और ये 1 यानी 2/30 यानी 1/15, यानी कि v1 की वैल्यू +15 यानी इधर बनेगा। यानी यहां से ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। मतलब 5 ये है, 10 ये है, तो कितने सेंटीमीटर पे? 15। अब यह प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, जिसकी दूरी दूसरे लेंस से दाईं ओर जो है कितनी होगी? 10 सेमी। पहले लेंस से बने प्रतिबिंब वैसे तो अब देखिए, यहां से v1 जो है 15 सेंटीमीटर दूर, तो कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां 15 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी वस्तु की दूरी ये 5 माइनस कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर होगी, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये यहां से यहां तक बना है ना, तो जब ये घटाएंगे तब ना इससे पता चलेगा कितनी दूरी पर वस्तु है। ठीक, तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, नीचे वाला। तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी?
वस्तु की दूरी, अब ये दाहिने तरफ है तो ये प्लस में आएगा और 15 - 5 हो जाएगा तो हो जाएगा +10 सेमी। ठीक है ना, इस साइड ले रहे हैं तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, F2 है -10 सेंटीमीटर और V2 इसके लिए हमें निकालना है। V2 इसके लिए हमें क्या निकालना है, ठीक। तो यही वाला सूत्र अप्लाई करेंगे 1/F से U से, ये हो जाएगा 10, V मालूम करना है, ये है +10 है तो उधर जाके जुड़ जाएगा तब भी घटेगा, ये माइनस है उधर जा करके क्या हो जाएगा -1/10 है ही है, उधर जाके 1/10 हो जाएगा यानी कि 0। यानी कि इसके लिए प्रतिबिंब जो V2 है एक तरह से कह लीजिए वो जो हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनंत पे बनने लगेगा। मतलब इधर, अब इसका मतलब है कि तीसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, है ना, अनंत पे बन रहा है तो कहने का मतलब ये है कि ये अनंत पे बन रहा है तो उसमें से ये दूरी घटाएंगे भी तो अनंत ही आएगा। मतलब है कि U3 क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि ये दूरी कम कर देंगे, अरे अनंत में से 10 5 घटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो फाइनल इमेज अब कहाँ बनेगी, यानी उसके लिए तो तीसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु को काम करेगा ना, तीसरे लेंस के लिए यह वस्तु का कार्य करेगा, है ना। तो तीसरे लेंस से वस्तु की दूरी, तीसरे लेंस से वस्तु की दूरी मान लीजिए अगर U3 है तो ये इनफाइनाइट है ना। फोकस दूरी अगर देखा जाए F3 तो +30 सेंटीमीटर और V3 हमको मालूम करना। तो सूत्र 1/F यानी U से +30, ये इनफाइनाइट होगी, प्लस होगी तो ये तो 0 हो गया, यानी कि अगर देखा जाए तो V3 +30 सेंटीमीटर, यानी फाइनली जो है उसका प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तीसरे लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और वो भी उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक। ठीक, चलिए ठीक, चलते हैं। एक सवाल है तो उस सवाल को लगाने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उस कॉन्सेप्ट पे भी वो सवाल है, फिर आगे चलते हैं हम प्रिज्म वाले पे सवाल पे, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट ये है कि विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकल दूरी ज्ञात करना, है ना। विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। अब देखिए इसमें क्या है, यह इस तथ्य पे आधारित होता है कि यदि लेंस के प्रयोग में
मतलब देखिए इसमें एक लेंस का प्रयोग किया जाता है और उसकी दो स्थितियों का प्रयोग किया जाता है। एक ही लेंस होता है, उसकी दो स्थितियां होती हैं, है ना। तो यह इस बात पे आधारित होता है कि यदि लेंस के प्रयोग में एक वस्तु पिन होती है, एक प्रतिबिंब पिन होती है। एक वस्तु पिन होती है और एक प्रतिबिंब पिन होती है। जैसे कि एक ये मान लेते हैं वस्तु पिन है और एक उत्तल लेंस ये है और यहां से वस्तु की दूरी मान लीजिए यू है, ठीक। तो यहां उसका जो है यहां पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो वहां पे उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये फोकस से होकर आता है और ये यानी अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ये v है, ठीक। और ये पिन है, दो पिन है। अगर मान लीजिए कि कहने का मतलब है कि वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी लेंस की मतलब फोकस दूरी के अगर 4 गुने से अधिक हो, तो मतलब एक लेंस है ना, इसके पिन और ये प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी जो है वो लेंस की जो फोकस दूरी होगी, जो भी लेंस की फोकस दूरी उसके 4 गुने से अधिक। यानी इन दोनों पिनों के बीच की दूरी एक तरह से मान लेते हैं ए है, क्या है, ए है, यानी ए ग्रेटर देन 4f से अधिक, ठीक है। तो लेंस की दो स्थितियों में दोनों पिनों का वास्तविक प्रतिबिंब एक दूसरे पर बनता है। यानी कि अगर मान लीजिए लेंस को इतना खिसकाया जाए, यानी लेंस को खिसका कर डी दूरी अगर खिसका करके लेंस को यहां ले आया जाता है, लेंस की ये दूसरी स्थिति है मान लो, यानी कि अब ये इधर से u दूरी पर हो और यहां से ये वाली वस्तु v दूरी पर हो, है ना। और ये दोनों लेंस की दो स्थितियों के बीच की दूरी क्या हो, d हो। तो इन दोनों केस में ही वस्तु का प्रतिबिंब एक ही स्थान पे बनता है और इसके लिए अब यहां बनेगा, अब इसके लिए क्या बनेगा, यहां बनेगा, है ना। इसके लिए क्या बनेगा, यहां बनेगा। यानी कि यदि वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी जो है इस लेंस की जो भी फोकल दूरी होगी उसके 4 गुने से अगर अधिक है ना, तो लेंस के दो स्थितियों में, लेंस की दो स्थितियों में, पहली स्थिति दोनों पिनों का जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, दोनों पिनों का जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा इसका चाहे उसका एक दूसरे के ऊपर बनता है। लेंस की दो स्थितियों में दोनों पिनों का वास्तविक प्रतिबिंब एक दूसरे पे बनता है। दोनों पिनों की स्थितियों को लेंस के संयुग्मी बिंदु कहते हैं। मतलब है कि अगर वस्तु को यहां रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, अगर वस्तु को यहां रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, है ना। और दोनों लेंसों की स्थितियों की दूरी के बीच की दूरी क्या है, d है। कहने का मतलब है कि अगर ये u दूरी पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब v दूरी पे बना, ठीक है। लेकिन लेंस को इतना खिसकाया जाए कि वो प्रतिबिंब की दूरी से u दूरी पे आए, इधर से u दूरी पे आए, तो इस केस में भी उस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, एक इसी पिन के ऊपर बनता है।
है ना। तो लेंस उस वक्त लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, हाँ एक चीज और है कि जो ये दोनों पिन है, वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन कह सकते हैं, ये प्रतिबिंब पिन है और ये वस्तु पिन है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब इसकी जो फोकस दूरी होगी उसका 4 गुना से थोड़ा अधिक होना चाहिए। तो अगर उसके 4 गुने से थोड़ा अधिक रखा जाए तो लेंस के U दूरी पर वस्तु रखकर एक स्थिति में इसका जो प्रतिबिंब बनता है जहां पर, यानी कि पहले केस में देख लेते हैं पहले से बना करके, है ना, कि ये वस्तु पिन हो गई और ये प्रतिबिंब पिन हो गई। अब इनके बीच की दूरी इतना हो कि इसकी फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो, अनुमानित जिसकी जो फोकस दूरी है ना। तो इस सहायता से किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जाती है। अब इसको इतना दूर खिसकाते हैं कि वो प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर रहे, U दूरी पे रहे, ठीक है। तो इधर से तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। अब इस कंडीशन में अगर वस्तु को यहां ले आके रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा और यहाँ की वस्तु का, तो यानी एक दूसरे के ऊपर बनता है, एक दूसरे के ऊपर। तो इस स्थिति में लेंस की दोनों स्थितियों में वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां परस्पर परिवर्तित की जा सकती हैं। इस स्थिति में क्या होता है, लेंस की दोनों स्थितियों में वस्तु और प्रतिबिंब को इंटरचेंज किया जा सकता है। अगर यहाँ वस्तु रख दे तो उसका प्रतिबिंब फिर यहाँ बनेगा, और अगर वस्तु यहाँ रख दे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इस कंडीशन में जैसा कि चित्र में दिया हुआ, ठीक है ना। तो इस केस में अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात करें, इस केस में उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी जो F होगी उसका फार्मूला होता है A² माइनस D² अपॉन 4A। ठीक है, A² माइनस D² अपॉन 4A। और एक चीज और है कि लेंस की दोनों स्थितियों में जो हम रेखीय आवर्धन, यानी इसकी स्थिति में रेखीय आवर्धन अगर M1 है और लेंस की इस स्थिति में अगर रेखीय आवर्धन M2 है, तो M1 गुणे M2 जो होता है ये 1 होता है, याद रखना, ठीक है ना। लेंस की पहली स्थिति में अगर प्रतिबिंब I1 बनता है और लेंस की दूसरी स्थिति में अगर प्रतिबिंब I2 है, तो वस्तु की जो लंबाई होगी वो I1 गुणे I2, I1 I2 का गुणोत्तर माध्य होता है। तो ये 3 फार्मूले हैं, इसमें याद रखना, ये है, ये है, ये है। हालांकि विस्थापन विधि ये प्रैक्टिकल वाली चीज है, इसमें है नहीं, तो इस पे सवाल है, इन दोनों पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पे हम एक सवाल देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं प्रिज्म वाले पे, ठीक। तो इस पे एक सवाल देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे प्रिज्म के बारे में, है ना। चलिए, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, पूछा भी गया है। देखें, किसी पर्दे को बस से 90 दूरी दूर रखा गया है, किसी पर्दे को वस्तु से
वस्तु से कितना दूर रखा गया, 90 सेमी दूर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा, पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेमी दूर स्थितियों पर रखकर, उसे एक दूसरे से 20 सेमी दूर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पर्दा और वस्तु के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो है ये ए दिया है कितना, 90 सेंटीमीटर। लेंस की दो स्थितियों के बीच की दूरी डी जो है कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ए और डी से ही तो मतलब होता है ना। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी विस्थापन विधि से, इसको विस्थापन विधि कहते हैं, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी F बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a होता है। ए स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर, डी मतलब 20 का स्क्वायर, 4a मतलब 90। अब देखिए ये कैसे लगेगा, 9 9 8100, ये 400, ये 360। 81 में से 4 गया, 7700 आएगा बटे 360, मतलब 770 बटे 36 भाग दे करके आप देख लीजिएगा क्या आंसर आएगा, है ना। 770 बटे 36 करिएगा, भाग देने पे जो आंसर आएगा इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो उस तरह के कॉन्सेप्ट से आप ये सवाल लगा सकते हैं। यह आपका फार्मूला है, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी का ये फार्मूला है। ठीक है, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसको ले लीजिए। बहुत सारे सवाल हैं। अब हम चलते हैं प्रिज्म के कुछ सवाल लगाएंगे, है ना। अब हम प्रिज्म वाले सवाल पे आते हैं। चलिए, जो वर्ण विक्षेपण की जो घटना थी ना, वो न्यूटन द्वारा खोजी गई घटना थी। आइजैक न्यूटन ने ये प्रिज्म से श्वेत रंग को गुजार करके 7 कलर प्राप्त किए थे। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या जो है 7 कलर लाइट में है या प्रिज्म के कारण 7 कलर आ जाते हैं। तो उन्होंने उसके साथ ये उल्टा प्रिज्म रख दिया था, तो वो 7 कलर मिलके व्हाइट लाइट बन गया था। वो 7 कलर मिलके क्या बन गया था, व्हाइट लाइट। तो इससे ये साबित हो गया कि 7 कलर जो है वो श्वेत प्रकाश में होते हैं, ना कि प्रिज्म से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब प्रिज्म पे भी बहुत सारे सवाल हैं, कुछ सवाल अच्छे सवाल लेते हैं।
क्योंकि इस पे डायरेक्ट फार्मूले पे ही सवाल है, तो आप लगा सकते हैं इसको। ठीक, चलिए, पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार पूछा है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है कोशिक a/2 है। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब दिया है अपवर्तनांक क्या है, हमारा हल है यहां पे। दिया क्या है, दिया है अपवर्तनांक n बराबर कोसेक a/2। प्रिज्म कोण a दिया है, तो न्यूनतम विचलन कोण की वैल्यू निकालना है। तो किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो साइन a प्लस डेल m/2 साइन a/2 होता है। ठीक, तो आप n की जगह इसको रखिए, ये हो जाएगा कोसेक a/2 साइन a प्लस डेल m/2 साइन a/2। ठीक, यहां तक तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, आप इसे जो है बदल सकते हैं। कोसेक को आप लिख सकते हैं 1/साइन a/2, इधर हो जाएगा साइन a प्लस डेल m/2 साइन a/2, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब दोनों ओर से साइन a/2 हटा लीजिए, तो अब क्या बचेगा, साइन a प्लस डेल m/2 इक्वल टू 1। ठीक, अब साइन को भी वहां से गायब करना है, तो 1 साइन कितने का मान जो है 1 होता है। साइन कितने का मान क्या होता है, 1 होता है, तो साइन 90 का मान हो। तो आप यहाँ पे साइन 90 लिख सकते हैं। अब दोनों ओर से साइन हटा दीजिए, 90 a प्लस डेल m बराबर 180 या डेल m बराबर 180 माइनस, ये आपका आंसर है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। बहुत सारे सवाल हैं, आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए। चलिए, कह रहे हैं यहाँ पे 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक
अपवर्तनांक कैडी में 2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन को 4 चीजें पूछा है। पहला है अल्पतम विचलन कोण, दूसरा है आपतन कोण, तीसरा है अपवर्तन कोण, चौथा है निर्गत कोण I2 वही निर्गत। तो पहले डेलियम की वैल्यू पूछा है कि कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का, तो 60 अंश जो दिया है वो प्रिज्म कोण दिया है ना। 60 अंश क्या दिया है, प्रिज्म कोण दिया है। ए बराबर कितना है 60 डिग्री, एन बराबर कितना है कैडी में 2, पीले रंग के लिए है, पीले प्रकाश के लिए। अब हम ये सूत्र लगा देंगे, एन बराबर साइन ए प्लस डेलियम बाई 2 साइन ए बाई 2। अब इसकी वैल्यू √2 है, साइन इसकी वैल्यू 60 है, डेलियम बाई 2 और साइन 60 बाई 2 यानी ये 30 हो जाएगा। साइन 60 प्लस डेलियम साइन 30। अब यहां से साइन 60 प्लस √2 साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब इसे अगर हल करेंगे, अगर करड़ी से ऊपर नीचे गुणा करें तो इसे अगर हल करेंगे तो हम पाएंगे कि ये आएगा 1/2 करड़ी में। साइन कितने का मान 1/2 करड़ी में 2 होता है, तो साइन 45। साइन हटा दीजिए दोनों ओर से, ये 2 इधर हो जाएगा 90, 90 माइनस 60 मतलब 30 डिग्री। एक तो मिल गया कि 30 डिग्री होगा, है ना। अल्पतम विचलन कोण कह रहा है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण। तो डेलियम की वैल्यू जो है 30 डिग्री होती है। तो पहले न्यूनतम विचलन कोण, अब आपतन अपवर्तन कोण, निर्गत कोण। तो देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 I2 बराबर I, R1 R2 बराबर R। तो उस केस में देखिए कि R बराबर A/2 होता है, और एक चीज है कि ये जो होता है I बराबर डेल M बटे 2 भी होता है। R बराबर A/2 होता है और I बराबर A प्लस डेल M/2, वहां पे हमने देखा था। तो देखिए पहले I निकाल लेते हैं, ये 60 है, ये 45 है बटे 2, तो 60 30 90 15 105 बटे 2। अब 105 का आधा जो होगा तो होगा
105 का आधा, सॉरी डेलियम 45 कहाँ से आया, 45 है, ये 30 है, 60 30 90 हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री। और R बराबर होता है A/2, यानी 60/2 मतलब 30 डिग्री। निर्गत कोण जानते हैं कि I1 बराबर I2 बराबर I होता है, तो निर्गत कोण I2 बराबर I कितना भी है, 45, ये मालूम है। ठीक है, तो ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण ये है, तो आप इसको भी रख के कर सकते हैं। न्यूनतम विचलन अल्पतम विचलन की स्थिति में आप इसको निकालेंगे, तो ये जरूरी है निकालना, क्योंकि अल्पतम विचलन की स्थिति को रख के ही तो इसको प्रूफ किया गया है। और एक फार्मूला ये आया है, तो ये तो कब आया है, जब प्रिज्म पतले हैं, पतले प्रिज्म के लिए ये आया है, जिन प्रिज्म की वैल्यू पतली है तब के लिए ये आया। यानी हम पहले डेलियम निकालेंगे, फिर इसके बाद न्यूनतम विचलन की स्थिति लगाएंगे, I1 I2 बराबर IR1। तो हमने देखा था R बराबर A/2 और I बराबर A प्लस डेलियम/2 आया था। ठीक, तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिसको आप लगाइए, सवालों की कमी नहीं है कि नहीं। चलते हैं 2 सवाल और लगाते हैं। चलिए, टाइम बचा तो और भी इससे सवाल लगाएंगे छोटे छोटे। लिखा कि यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को, यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर, यानी कि जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का जो न्यूनतम विचलन है वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। वायु में रखने पर कोष्ठ में 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। दिया हुआ है कि ANG बराबर 3/2, ANW बराबर 4/3। तो लिखा है इसमें, कांच में न्यूनतम विचलन देखना है और जल में। कांच के पतले प्रिज्म को पहले जल में डुबा दिया जाता है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म में जो उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण है वायु में रखने पर 1/4 रह जाए, वायु का 1/4 रह जाता है। वायु का क्या रह जाता है, 1/4 रह जाता है। तो देखिए, जब हम प्रिज्म को जल में रखेंगे तो उसका अपवर्तनांक जल के सापेक्ष होगा,
है ना। पतला प्रिज्म की बात किया है पहली बात तो जानते हैं यहाँ दिया है कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। तो पहले केस में जब उसे हम पानी में डुबाएंगे तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा ANG ANW, यानी कि 3/2 4/3 यानी 9/8 हो जाएगा, है ना। अगर उत्पन्न विचलन डेल डब्ल्यू है ना, अगर उत्पन्न विचलन डेल डब्ल्यू है तो डेल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा ए, यहाँ WNG लिखना पड़ेगा और -1। पतले लेंस के लिए यही फार्मूला है। तो यहां से ये लगा देंगे, ए हमारा दिया हुआ है। चलिए ए नहीं दिया है तो वो सिद्ध करना, ये हमारा 9/8 8 9 में से 8 जाए 1 गुणे 1/8 हो गया। और वायु में क्या होगा, है ना, वायु में जब रहेगा कांच तो विचलन मान लीजिए डेल ए है तो ए रहेगा, ANG ही रहेगा वायु में, वायु के सापेक्ष जब लिया जाएगा यानी ANG, तो ये ए होगा, ये 3/2 -1 है। तो देखिए 3 में से 2 घटेगा तो 1/2 होगा, यानी का 2। तो डेल डब्ल्यू में डेल ए से भाग दे दीजिए, डेल डब्ल्यू ऊपर रहेगा, डेल डब्ल्यू क्या है 1/8 बटे ए गुणे 1/2 है, तो ए कट जाएगा, 2 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये 8 1/4, यानी कि डेल डब्ल्यू बराबर हो गया 1/4 डेल ए। ये ठीक है। इस तरह के सवाल आसान परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए अब जैसे दिया है कि किसी पदार्थ के लाल, बैंगनी तथा पीले रंग के लिए, किसी पदार्थ के लाल, बैंगनी तथा पीले रंग के, लाल, बैंगनी तथा पीले रंग के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 तथा 1.60 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। और देखिए लाल का जो NV है वो 1.2 है, बैंगनी NR है, NB है 1.62 और NY जो है 1.60 है, मीडियम में है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होती है वो NV - NR NY - 1 होती है। तो ये 1
6.2 1.62 और ये है 160 माइनस। मतलब इस फार्मूला बेस्ड है, बिल्कुल फार्मूले पे। अब देखिए 62 52 ये 10 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, यानी 10/60 पर 1/6। ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। अब 1 में 6 से भाग देंगे, जो आएगा तो आएगा। ठीक, तो ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सवाल था। चलिए एक सवाल और लगाते हैं। है कि एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए, एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए, एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लाल व बैगनी रंगों के अपवर्तनांक, लाल व बैगनी रंगों के अपवर्तनांक 1.61 व 1.65। पदार्थ की विक्षेपण क्षमता, पदार्थ की विक्षेपण क्षमता 0.08 है। प्रकाश के पीले रंग के लिए, प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म का विचलन कोण 5 डिग्री, प्रिज्म का विचलन कोण 5 डिग्री। प्रिज्म कोण की गणना कीजिए, प्रिज्म कोण की गणना कीजिए। अब पहले जो जो दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। लाल बैगनी रंगों के अपवर्तनांक, तो NR हमारा 1.61 है और बैगनी है NB 65। विक्षेपण क्षमता ओमेगा है 0.08। पीले रंग के प्रिज्म का विचलन कोण डेल वाई जो हमारा है वो 5 डिग्री है। तो प्रिज्म कोण की गणना करना, ए की गणना। तो देखिए अब यहाँ पे हम डेल वाई अगर है तो इसको हम ये लिखा सकते हैं NY-1, लेकिन इसके लिए हमें NY चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि NY बराबर होता है NB प्लस NR, मतलब औसत होता है इन दोनों का। तो 1.65 प्लस 1.61/2, 5 1 6, 6 6 12 के 2, 3.2 है ना। अब इसे अगर हम भाग देते हैं तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 3 6, इतना आएगा। अब हम यहाँ से ये वाले सूत्र से ए निकाल सकते हैं। ये हमारा 5 डिग्री है, ये हमें मालूम करना 1.63 माइनस 1 है, ये 0.63 है। यहाँ से ए बराबर 5 डिग्री
0.63। अब इसको हल करेंगे आप तो जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, भाग दे करके 5 में 0.63 से। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से आप सवाल को लगा सकते हैं, बशर्ते क्या है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए और किस कंडीशन में कौन फार्मूला लगेगा वो याद होना चाहिए, तब आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि आप सवाल नहीं लगा सकते, बशर्ते आपकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप सवाल लगा सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बशर्ते आप रूल और नियम से चलेंगे तो कोई भी सवाल नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल पे प्रैक्टिस करिए और इतना प्रैक्टिस करिए कि सवाल आप देखते ही बोर्ड के एग्ज़ाम में लगा दें, मतलब आपके सामने सवाल हलवा लगने लगे। ठीक है, तो हमने हर फार्मूले पे सवाल कम से कम लगाया। हालांकि कोई न्यूमेरिकल वाला वीडियो कोई ज़्यादा देखता नहीं, सब थ्योरेटिकल वीडियो देखते हैं। फिर भी हमारा काम है कि इसको पूरा करना, ताकि हर फार्मूले पे कोई न कोई एक सवाल लगाना। तो आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में, जो कि एक थ्योरेटिकल इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर है, जो हम लोग इंद्रधनुष पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।